हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस। एंड ये अपनी सीरीज है इकोनॉमी करंट अफेयर्स। इसमें हम द हिंदू में इकोनॉमी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज हम 3 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मिड डे मील स्कीम से रिलेटेड। सेकंड है जो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे उनको 30 साल कंप्लीट हो गए हैं, 30 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो इसी से रिलेटेड है। एंड मिड डे मील स्कीम को भी देखेंगे इसमें। एंड थर्ड है अपना जो लॉकडाउन है उसका क्या इम्पैक्ट है, उसी से रिलेटेड थोड़ा सा न्यूज है ये। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट है मिड डे मील स्कीम 1995 में जो आई थी, उसी से रिलेटेड अभी एक रिपोर्ट आई है कि उसका इफेक्ट हुआ है। मतलब जो मिड डे मील स्कीम आई थी 1995 में, उसका इंटर जनरेशनल बेनिफिट हुए हैं उस स्कीम के। उसमें क्या था कि जो उस टाइम पे अगर मतलब कोई गवर्नमेंट स्कूल में ही ये प्रोवाइड किए जाते हैं, फ्री कुक्ड मील प्रोवाइड किया जाता है इसमें। तो उस टाइम जो लड़कियां उस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही थी और जिनको मिड डे मील का बेनिफिट मिला था, उनके जो अभी बच्चे हैं उनकी हायर हाइट टू एज रेशो है ना। मतलब उनमें स्टंटिंग कम है, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी एज के अकॉर्डिंग अगर हाइट देखी जाए तो उनकी ज़्यादा हाइट है अपनी एज के अकॉर्डिंग, है ना, बच्चों की। दोज हु डोंट हैव एक्सेस टू मिड डे मील स्कीम, मतलब उन लड़कियों की बजाय जिनको बेनिफिट नहीं मिला, और जिन लड़कियों को बेनिफिट मिला है उनके बच्चे, मतलब उनकी हायर हाइट टू एज रेशो है, मतलब स्टंटिंग कम होती है। स्टंटिंग क्या होती है? लो हाइट फॉर एज। स्टंटिंग होती है कि एज के अकॉर्डिंग अगर लो हाइट है, एज के अकॉर्डिंग प्रॉपर हाइट इतनी होनी चाहिए जैसे, उससे अगर कम हाइट है तो स्टंटिंग बोलते हैं, है ना। तो यही देखने को मिला है कि इंटर जनरेशनल बेनिफिट हुआ है मिड डे मील स्कीम का, कि मदर की जो हेल्थ होती है, उसकी जो वेलबींग होती है, उसका ऑफस्प्रिंग में एक पर्टिकुलर उसका बेनिफिट होता है एक बच्चे में, उसकी जो स्टंटिंग होती है वो कम होती है। इसी मतलब इस रिपोर्ट से ये पता चला है। बट अभी क्या है, अभी थोड़ी कंसर्न भी है, क्योंकि कोविड की वजह से पिछले 1 या 1.5 साल से पूरे स्कूल बंद है। तो उसी वजह से उनको ड्राई फूड ग्रेन दिया जाता है या फिर कैश ट्रांसफर कर दिया जाता है ना। तो उसका इफेक्ट यही इश्यू है कि उसका इफेक्ट सेम नहीं होगा। बजाय कि बच्चा स्कूल आता है, स्कूल में फिर उसको कुक्ड जो मील मिल रहा है ना, पका कर भोजन उसको खिलाया जाता है, उसकी बजाय अगर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाए या ड्राई फूड उसको भेज दिया जाए, तो उसका इम्पैक्ट कम होगा, मतलब स्टडी के अकॉर्डिंग। और यही था इसमें कि इंटर जनरेशनल बेनिफिट भी देखने को मिला है। तो अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए, कहीं कोई लाइन आ जाए कि क्या मतलब इस स्कीम का या कोई भी दूसरी ऐसी स्कीम होती है उसका इंटर जनरेशनल बेनिफिट हुआ है और इसका पर्टिकुलर स्टंटिंग में हुआ है, तो यस, इसका इफेक्ट हुआ है। और मिड डे मील स्कीम देखते हैं। मिड डे मील स्कीम जो थी 1995 में आई थी, 1995 में आई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंटर भी सपोर्ट करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, दोनों ही मिलके काम करते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और ये जो प्रोग्राम है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम है ना, मतलब दुनिया में सबसे बड़ा है ये स्कूल मील प्रोग्राम। और इसमें फ्री कुक्ड मील दिया जाता है ना। और ये किसके लिए? 16 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं, अगर एज देखा जाए तो 16 to 14, और क्लास 1 to 8, है ना, फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक। और इसमें जो भी फूड की क्वालिटी होती है, एगमार्क क्वालिटी आइटम्स होते हैं इसमें। और जो कुक मील होता है ना, उसकी अलग अलग कैटेगरी है, मतलब कितनी कैलोरी होनी चाहिए प्राइमरी के लिए और कितनी होनी चाहिए अपर प्राइमरी के लिए। तो जो प्राइमरी बच्चे होते हैं 1st to 5th वाले, उनके लिए 450 कैलोरीज प्लस 12 ग्राम प्रोटीन, है ना, 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। और जो अपर प्राइमरी है 6th to 8th वाले बच्चे हैं, उनके लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन, है ना, 700 कैलोरीज प्लस 20 ग्राम प्रोटीन। इतना स्पेसिफिक ये है ना, इसका मतलब क्राइटेरिया है। दूसरा, ये किस किस के लिए अप्लीकेबल है? ये जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, ऑल गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं। दूसरा, जो भी सर्व शिक्षा अभियान के अंदर गवर्नमेंट एडेड या मदरसा या मकतब्स, ये जो SSA जो सर्व शिक्षा अभियान के अंदर आते हैं, वो सबके सब कवर करता है मिड डे मील स्कीम। एंड अगर मिड डे मील में अगर वही की अगर इसको प्रोवाइड नहीं किया गया, तो जो स्टेट मतलब बच्चों को अगर हम कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है या किसी स्कूल में प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो उस टाइम क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट है उनको पैसा पे करना पड़ता है ना, फूड सिक्योरिटी अलाउंस देना पड़ता है। एंड मतलब इसमें ये भी है कि इसको देखने के लिए, इसका ओवरसी करने के लिए, इस प्रोग्राम को अच्छे से चल रहा है कि नहीं, तो कमेटी है, स्टेट स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी भी है, ये उसको पूरा देखती है स्कीम को, है ना। सॉरी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अपनी अभी एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई है, उसके अकॉर्डिंग भी कि प्रोवाइडिंग फूड एंड न्यूट्रिशन मतलब की है, मतलब किसी भी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए उसमें मेन चीज़ है कि प्रोवाइडिंग फूड एंड न्यूट्रिशन भी हम बच्चों को प्रोवाइड करें, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। एंड इसमें इन लोगों ने ब्रेकफास्ट के लिए भी बोला था एजुकेशन पॉलिसी में कि उसके लिए भी फंड एलोकेट किया जाए, सुबह बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए भी। एंड अगला है कि पॉइंट यही है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की जाए, इंडिया में ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो इंडिया की पोजीशन की बात की जाए, तो इसमें इंडिया की पोजीशन अच्छी नहीं है। इसमें 107 जो 107 कंट्री थी उसमें से 94 पोजीशन आई है इंडिया की,
है ना। इंडिया की 94 पोजीशन है आउट ऑफ 107 कंट्रीज। और अगर इस लेवल को देखा जाए तो सीरियस प्रॉब्लम है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में जो आया था उसमें इंडिया की पोजीशन सीरियस है। एंड स्टंटिंग को अगर देखें हम, स्टंटिंग क्या होती है और वेस्टिंग क्या होती है, तो स्टंटिंग होती है लो हाइट फॉर एज, एज के अकॉर्डिंग। जैसे 5 मतलब अंडर 5 में देखा जाता है, कोई बच्चा 5 साल का है तो उसके अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर हाइट होती है उसके रेशियो के अकॉर्डिंग, अगर उससे कम हाइट है तो होती है स्टंटिंग, है ना, बोना मतलब टाइप ऐसे हिंदी में। एंड वेस्टिंग क्या होती है, वेस्टिंग होती है अंडर 5 के बच्चों की बात की जा रही है इसमें। इसमें हाइट के अकॉर्डिंग वेट लो होता है। अगर मतलब कोई पतला सा बच्चा होता है ना ऐसे, तो उसकी हाइट है और उसके उस हाइट के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर वेट होता है। अगर हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम है, मतलब बिल्कुल ही वेट कम है हाइट के अकॉर्डिंग, तो उसे बोलते हैं वेस्टिंग और स्टंटिंग वेस्टिंग। ये बहुत ज़्यादा केस होते हैं जब न्यूट्रिशन की कमी हो, मेल न्यूट्रिशन की कमी हो, है ना, जो भी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन एक बच्चे को चाहिए होती है उसकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, वो टाइमली अगर नहीं मिले या फिर कोई और दूसरा कोई डिजीज़ वगैरह हो, तो इस वजह से हो प्रॉब्लम है ये। अगली न्यूज़ हम देखते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड है कि वैल्यूएबल इकोनॉमी होनी चाहिए, है ना, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है हमारी वो वैल्यूएबल हो। तो मतलब ये न्यूज़ इसलिए आई है अभी कि 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए थे, है ना, इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में, उसको अभी 30 ईयर्स कंप्लीट हुए, जुलाई में ही आए थे वो, तो उसको 30 साल पूरे होगी, इसलिए अभी न्यूज़ में है ये कि उस टाइम पे क्या हुआ था, वही जो 1990 में जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उस टाइम हमने गवर्नमेंट ने कंट्रोल कम कर दिया था, है ना, मतलब लिबरलाइज्ड कर दी थी, इकोनॉमी को ओपन कर दिया था, इंटरनेशनल ट्रेड और कैपिटल फ्लो वगैरह ये सब स्टार्ट हो गया था इंडिया में। क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास बीओपी क्राइसिस आए आ गए थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्राइसिस होते हैं हमारे पास, आई थिंक थ्री थ्री वीक्स का ही मतलब ऐसा था कि हम इंपोर्ट कर सकते थे, है ना, सिचुएशन काफ़ी बुरी हो गई थी हमारी। तो हमें ओपन अप करना पड़ा था अपनी इकोनॉमी को, क्योंकि आईएमएफ की कंडीशन थी कि अगर आप लोग ओपन करोगे इकोनॉमी को तो ही हम आपको मतलब फंड प्रोवाइड करेंगे, हेल्प कर पाएंगे। तो हमें अपना ओपन किया था 1991 में। तो अभी न्यूज़ क्या है कि जो कोविड आया है उसकी वजह से ये है कि हमें मतलब इंडिया में क्या है उस मतलब उसकी वजह से ये वैल्यूएबल इकोनॉमी की बात की गई है। तो इंडिया में क्या है, अगर हम देखें अभी हमारा फॉरेक्स रिजर्व देखें, तो उस टाइम पे देखो 3 वीक्स का ही हमारे पास पैसा था हम इंपोर्ट करने के लिए बाहर से। बट अभी अगर देखें तो हमारे पास 1 साल से भी ज़्यादा का हमारे पास रिजर्व है, कम से कम आई थिंक 15 मंथ्स तक का रिजर्व होगा। अभी 600 बिलियन से ज़्यादा पहुंच गया था आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व। लेकिन क्या है कि अभी जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है ना, वो फिनेंशियल इनफ्लो की वजह से है, पोर्टफोलियो इनफ्लो होते हैं, एफआईआई वगैरह होते हैं जैसे, है ना। तो एफआईआई अगर होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये क्या होता है, इंटरेस्ट रेट अगर इंडिया ज़्यादा दे रहा है तो यहाँ जाएंगे। जैसे यूएस का फेडरल बैंक अगर वो हाई कर देता है इंटरेस्ट, तो यहाँ से फटाफट मतलब बाहर चले जाएंगे। तो ये जो पैसा होता है, ये जो इनफ्लो होता है फिनेंशियल इनफ्लो या फिर ये सब, तो इसका कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, है ना, कि हमारे फॉरेक्स हैं वो जल्दी ही मतलब कम भी हो जाएँगे तो ऐसे। तो हमें क्या करना चाहिए, हम मतलब हमें फ़ोकस रखना चाहिए एक्सपोर्ट पे, है ना, हमें एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मतलब यही है, जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, जिनका भी डेवलपमेंट हुआ है, उन्होंने 3 चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस किया है, तभी वो मतलब वो डेवलप्ड इकोनॉमी बनी है। उसमें ये है कि एक तो है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उन लोगों ने फ़ोकस किया पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे। दूसरा प्राइवेट आर-एन-डी पे, प्राइवेट जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो प्राइवेट कंपनीज़ करती हैं उस पे। सॉरी, एंड थर्ड किया उन्होंने फैसिलिटेटिंग गवर्नमेंट मशीनरी। जो गवर्नमेंट मशीनरी थी, गवर्नमेंट का काम था फैसिलिटेट करना सारी सर्विसेज को, है ना, हेल्प करना। तो इन चीज़ों पे हेल्प मतलब फोकस किया, तब जो भी वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ हैं जो आज बहुत बड़ी-बड़ी हैं, तो मतलब वो बहुत बड़ी बनी। तो इंडिया को भी ऐसे है कि हमें भी अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। हाँ, हमारा जो जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह आईटी इंडस्ट्री, उसमें तो हमारा काफ़ी ऐसा ही है सिस्टम, है ना, हमने फ़ॉलो किया। बट दूसरे जो सर्विसेज़ सेक्टर्स हैं या दूसरे जो गुड्स सेक्टर हैं, उसमें हमारा उतना अच्छा नहीं चल रहा, तो हमारा एक्सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है। तो इस मतलब राइटर के अकॉर्डिंग यही था कि हमें एक्सपोर्ट कॉम्पिटिशन पे काम करना है, उनको इंसेंटिव दे, मतलब ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, पब्लिक इंफ्रा, प्राइवेट आर-एन-डी एंड गवर्नमेंट मशीनरी की सपोर्ट, ये सब हम उस उन दूसरे फील्ड में भी करें। दूसरा यही कि जो मतलब हमारा 2001 में जो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए थे, तो देखो एक रिफॉर्म हम लेके आए हैं, उसका इंस्टेंट इफेक्ट नहीं आता, मतलब थोड़ा टाइम लगता है। बट हमारी इकोनॉमी पिकअप होना स्टार्ट हो गई थी 2001 के बाद, तो काफ़ी पिकअप हो गई थी। 2008 में जब भी रिसेशन आया, ऑल ओवर वर्ल्ड में रिसेशन था, बट इंडिया पे इफेक्ट नहीं हुआ था उस टाइम पे भी। बट क्या होता 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ है, 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो उसके बाद हमारी इकोनॉमी एक बार रुक सी गई थी बिल्कुल, और 2016 के बाद ही डिक्लाइन करनी स्टार्ट हो गई, और इतना डिक्लाइन की कि प्री रिफॉर्म लेवल से भी नीचे चली गई, है ना। अभी कोविड आने से पहले की बात है ये, कि हमारी प्री रिफॉर्म्स लेवल, मतलब अब सोचो प्री रिफॉर्म्स 1991 का जो लेवल था उससे भी नीचे चली गई, मतलब ये
किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। और ऊपर से फिर कोविड आ गया, तो अब तो हमें मतलब काइंड ऑफ बहुत ही स्लो डाउन हमारी इकोनॉमी में। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मतलब जो भी मेजर सब गवर्नमेंट ले रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, कई सारे पैकेज दिए हैं ये सब, तो उसके साथ साथ हमें मतलब हमें एक वैल्यूएबल इकोनॉमी बनानी है ना। और उसके लिए हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कोविड की वजह से हमें पता चला कि हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो हमें उसके ऊपर इन्वेस्ट करना है, सैनिटेशन पे इन्वेस्ट करना है, ट्रांसपोर्टेशन पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, अर्बन गवर्नेंस को, जो भी अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे गवर्नेंस को अच्छा किया जाए, एंड प्रोड्यूसर जो सर्विसेज होती हैं, पावर सप्लाई से लेके वेस्ट मैनेजमेंट तक, है ना, मतलब ये सारी की सारी जो भी इन बिटवीन सर्विसेज आती हैं उन सबको मतलब परफेक्ट होना चाहिए, बनाया जाए। एंड जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना इंडिया में, मतलब अपनी गुड्स सेक्टर मान लो, सर्विसेज मान लो, उनको एक वैल्यूएबल हमें बनाना है, मतलब वैल्यूएबल इकोनॉमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे हम देख लें कि फॉरेक्स हमारा बहुत अच्छा है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ रही है ये सब, बट हमें उसकी बजाय एक्सपोर्ट पे मतलब फोकस करना पड़ेगा, और ये जितनी भी सर्विसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है अपनी, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हैवली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और प्राइवेट जो सेक्टर है अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, उसको भी मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी हमारी इकोनॉमी का इंजन स्टार्ट होगा। इस न्यूज़ में इतना ही था। ओके, एंड थर्ड न्यूज़ है अपनी लास्ट, इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन इन इकोनॉमिक टर्म्स। तो जो लॉकडाउन हुआ है, पिछली बार भी हुआ था, तब तो कंप्लीट लॉकडाउन था इंडिया में, बट अब की बार क्या था, लोकलाइज्ड लॉकडाउन थे, हर एक स्टेट ने अपने अपने अकॉर्डिंग लगाया था। तो इसका क्या था, मतलब इसका इफेक्ट यही है कि पहले तो क्वेश्चन यही था कि मतलब हमें ट्रेड ऑफ लाइव्स और लाइवलीहुड का ट्रेड ऑफ कैसे करें, हमें जिंदगियां बचानी है या लाइवलीहुड बचाना है, मतलब पहले ही क्वेश्चन था। बट इस न्यूज़ में हम ओवरऑल देखें तो यही है कि जो इकोनॉमीज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को तो हमें देखना ही पड़ेगा, है ना। लॉकडाउन की वजह से जो भी डायनेमिक्स होती है, मतलब इकोनॉमीज़ की क्या होती है, प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रोड्यूस करेंगे फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट लॉकडाउन जैसे ही लगाएंगे तो ये जो सारी डायनेमिक्स होती है प्रोडक्शन की और डिस्ट्रीब्यूशन की, पूरी की पूरी रुक गई है ना। प्रोडक्शन तो हम कर नहीं पा रहे, सब कुछ हमने बंद कर दिया है, और नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे थे। तो इस मतलब क्वेश्चन यही था कि इसमें क्या करना चाहिए हमें। तो हमें बहुत ही केयरफुली ऐसे लॉकडाउन डिज़ाइन करने पड़ेंगे, ताकि हमारा ये सिस्टम है ना, ये भी चलता रहे, है ना। तो हमें सोच समझ कर ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। ट्रेड ऑफ होता है मतलब किसी दूसरी चीज़ को सेव करने के लिए किसी दूसरी चीज़ को कट डाउन करना, है ना, एक को प्रमोट करना एक की दूसरे की बजाय। तो इस टाइप ट्रेड ऑफ करना मतलब दो में से एक को सेलेक्ट करना होता है, तो हमें सोच समझ के सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, कुछ हार्श पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, कुछ माइल्ड पॉलिसीज़ होनी चाहिए, है ना, लॉकडाउन के लिए। कि कुछ कुछ किसी में हमें छूट देनी है, किसी को हमें मतलब अच्छे से वो करना है, बिल्कुल टोटल बैन करना है। तो ऐसे हमें डिवाइड करके पॉलिसी बनानी है, सो दैट कि हमारा जो सर्कल है प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, इकोनॉमी में चलता रहे, इकोनॉमी रुके ना। एंड जो भी ये सिचुएशन आई है, डिमांड सप्लाई सब चलता रहे, लोगों की लाइफ भी चलती रहे साथ साथ में। ये वाली न्यूज़ थी इसमें। एंड आज काफ़ी हो गई है न्यूज़ आई थिंक। एंड थैंक यू सो मच।